बड़ी खबर बाखमुट से जो आ रही है, पहली बार सामने आई बाखमुट की तबाही की तस्वीर। उजाड़ और वीरान दिखा है बाखमुट शहर। इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई है। बाखमुट छोड़कर ज्यादातर लोग जा चुके हैं और जैसा हमने भी आपको बताया था, बाखमुट जहां पर युद्ध शुरू होने से पहले 70 से 80 हजार की संख्या में लोग थे, आज बमुश्किल 4 से 5 हजार की संख्या में ही लोग मौजूद हैं और वो भी लगातार शहर को छोड़कर जा रहे हैं। और हालात ये जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे नरकीय हालात में जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए रहना बेहद मुश्किल है। लगातार खौफ यहां पर पसरा हुआ है, हमले हो रहे हैं और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त बाखमुट दुनिया में सबसे खतरनाक जगह बना हुआ है। बिल्कुल, और पिछले कई हफ्तों से टीवी9 भारतवर्ष आपको बता रहा था कि इस जंग का सेंटर पॉइंट बन गया है बाखमुट और यहां पर जबरदस्त बर्बादी और तबाही हो रही है। लेकिन यकीन जानिए, आज जब बाखमुट की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं तो उन्हें देखने के बाद हमारा दिल भी दहल गया। पूरे के पूरे शहर की मौत हो चुकी है ऐसा लग रहा है। हर तरफ वीरानगी छाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें बाखमुट से सामने आई हैं जो अब टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। बाखमुट से कई और बिल्कुल ताजा वीडियोस हमारे पास आए हैं जो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बाखमुट के मौजूदा हालात के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। और इन तस्वीरों के साथ अगर इन जानकारियों पर आप नजर डालेंगे तो आपको पूरी तस्वीर समझ में आएगी। यूक्रेन के इस इलाके में कभी 80,000 लोग रहते थे, आबादी थी, और आज यहां पर सिर्फ और सिर्फ वीरानी नजर आ रही। आज मुश्किल से 5,000 के करीब लोग यहां पर बाकी बचे हैं, वो भी अब बाखमुट शहर में हैं या नहीं कोई नहीं जानता। पूरा बाखमुट एक घोस्ट टाउन में तब्दील हो चुका है। जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही। अभी तक बाखमुट पर पूरी तरह से किसी का कब्जा नहीं है। रूस ने कई बार इस बाखमुट पर कब्जे का दावा किया, लेकिन आज भी हकीकत यह है कि जंग यहां अब भी जारी है। रूस की ओर से लड़ रही वैगनर फोर्सेस को यहां पर काफी नुकसान हुआ है, ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह कि अगर बाखमुट पर कब्जा हो गया तो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा संकट में आ जाएगा। और यही वजह है कि यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी इस पूरे रीजन को बचाने की, और रूस ने पूरी ताकत लगा दी इस पूरे एरिया को बर्बाद करने में। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन कोचर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए इसका अंदाजा तो हमें पिछले कई हफ्तों से था, जब लगातार बाखमुट को लेकर खबरें आ रही थी कि यहां पर हमले तेज हो गए हैं, मानवता पर बड़ा संकट यहां लोगों पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर पहली बात आपके जहन में क्या आती है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे शहर की मौत हो गई है, बाखमुट बचा ही नहीं। समीर, आपने बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज किया है। अगर आप ये तस्वीरें बाखमुट में देखें तो एक टोटल डिस्ट्रक्शन आपको दिखाता है, और एक इंडिकेशन आपको दे रहा है कि ये बाखमुट जो है वो रशियन आर्मी के लिए कितना अहम है। बिकॉज अगर इस एरिया पे रशियन आर्मी का कब्जा हो जाता है तो डोनेट्स्क के एरिया को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, बिकॉज आज पूरा डॉनबास के एरिया रशिया के कंट्रोल में नहीं है। और अगर बाखमुट को ये कैप्चर कर लेते हैं तो इनका जो आगे ऑफेंसिव जो होगा डोनेट्स्क की तरफ, वो पूरा एरिया इनके कंट्रोल में आ जाएगा। और एक रिपोर्ट और भी आ रही है बैटल ग्राउंड से कि 1200 यूक्रेनियन सोल्जर्स को घेर लिया गया इस एरिया में, और उनका बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो अभी ये आने वाले 48 आवर्स बहुत ही क्रिटिकल होंगे बिल्कुल ऑफेंसिव के लिए। बिल्कुल। और इस बीच देखिए रूस ने जारी किया बाखमुट फाइट का वीडियो में मोर्चे पर दो हाथ करते दिखे ये सैनिक। रशियन वीडियो में दिख रहा है तबाह बर्बाद ये बाखमुट शहर। तस्वीरें रूस की तरफ से जारी की गई, ये देखिए तस्वीरें किस तरह से इस युद्ध में ये पूरा शहर तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया। और अब यहां पर सीधे जंग चल रही है।
सीधा सीधा एनकाउंटर दोनों देशों की सेनाओं का। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और डरावना वीडियो आया है बाखमुत से ही, बहुत खतरनाक है। पिछले कुछ घंटे पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। एरियल तस्वीरों में पूरी तरह से बर्बादी और तबाही दिख रही है। देखिए, जलता हुआ बाखमुत आपको दिख रहा है। हमलों के बाद जगह जगह धुआं ही धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बताता है, ये दरअसल बूचा की याद दिलाता है। आपको याद होगा वो बूचा शहर जो पूरी तरह से खत्म हो गया। और मानवता पर एक बहुत बड़ा सवाल था। सरदाना सर, आप इस पर रिएक्ट करिए कि ये जो तस्वीरें हैं, ये डरा देने वाली तस्वीरें, ये बताती हैं कि बाखमुत पर ये जो पुतिन का स्टैंड है, जो रशिया का स्टैंड है, कि उसे हासिल ही करके रहना है। अगर हासिल नहीं हुआ तो बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल दिल दहलाने वाली हैं, लेकिन ये एक रशियन रिजॉल्व को भी दर्शाती हैं कि रशिया जो सिर्फ बात नहीं करता, बयानबाजी नहीं करता है, रशिया के एक्शंस, रशियन आर्मी के एक्शंस बोलते हैं। और वही है कि आज जितना मर्जी सपोर्ट उनको अमेरिका या नेटो से हो, जो रशियन आर्मी का रिजॉल्व है उसके आगे ना यूक्रेनियन टिक पाएंगे ना अमेरिका टिक पाएगा। बिल्कुल, बड़ी बात कही तो अमेरिका यहाँ पे, अब अमेरिका को दखल देना चाहिए, इस पे कोई स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, अमेरिका जितना मर्जी इसके ऊपर सपोर्ट कर ले यूक्रेन को, वो हार होती ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ वेपन्स ही नहीं है जो रशियन। लेकिन राजन कोचर सर, जो बात कही जा रही है, ये जो ह्यूमन क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, इसका ब्लेम फाइनली किस पे ज्यादा दिख रहा है? क्योंकि अगर रशिया इस वॉर में पूरे शहर के शहर बर्बाद करता जा रहा है तो whom to blame? लड़ाई में कोलैटरल डैमेज तो होता है। और ये जो ह्यूमन जो वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल होता है, ये एक्चुअली बैठता है लड़ाई के बाद, ये जायजा लेता है कि आपने वॉर क्राइम्स कौन सी आर्मी ने किए और किसने किए। बट यहाँ पे हु इज गोइंग टू प्रूव इट? ये ऑन आपने सर बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि वॉर क्राइम के आरोप दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। और बड़ा सवाल ये भी जानेंगे कि आखिर कब तक बाखमुत को बचा पाएगा यूक्रेन। इस बीच में देखिए बड़ी खबर, रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का सनसनीखेज बयान। मेदवेदेव बोले हैं, रूस नहीं रहा तो मानवता नहीं रहेगी। रूसी नेता ने पूरे विश्व के खात्मे की धमकी दी है। यानी मेदवेदेव ये बोल रहे हैं कि अगर रूस पर संकट आता है, रूस नहीं रहता है, रूस का अस्तित्व अगर खतरे में आता है, तो फिर ये मानकर आप चलिए कि दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा, विनाश आ जाएगा। बिल्कुल, ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ये बयान सिर्फ रूस या यूक्रेन के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को चेतावनी की तरह है कि अगर रूस नहीं जीतता है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसा कि पुतिन के गुरु ने भी TV9 पर भारतवर्ष, पॉलिटिकल जो उनके राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी, या तो इस युद्ध में रूस जीतेगा या फिर दुनिया हार जाएगी। और लगभग वही बयान देते नजर आ रहे हैं मेदवेदेव। आइए अब आपको रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के वो दो विस्फोटक बयान बता रहे हैं, जैसा कि इस पूरे वॉर के दौरान शायद कभी भी ऐसी कल्पना नहीं की गई। वो बात उन्होंने कही, एक बड़ा निचोड़ तो यही है कि रूस नहीं तो दुनिया नहीं। क्या कहा दिमित्री मेदवेदेव ने कि अगर रशिया के वजूद पर खतरा पैदा हुआ तो पूरी मानवीय सभ्यता का वजूद सवालों में होगा। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा स्टैंड भी कह लीजिए रूस का। आगे क्या कहते हैं, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हमें रूस के बिना दुनिया की जरूरत नहीं, रूस नहीं तो दुनिया नहीं। ये बहुत बड़ा बयान है और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या इस युद्ध के बहाने रूस की तरफ से दुनिया के दूसरे देशों को भी थ्रेटन किया जा रहा है। आइए अब कुछ सवालों पर गौर करते हैं जो दिमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद से उठने लगे हैं। उन सवालों को समझना भी बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1, क्या यूक्रेन युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां से विश्व युद्ध तय है, यानी कि यह युद्ध एक बड़े युद्ध की तरफ मुड़ चुका है? नंबर 2, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी रूस की चुनौती को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 3, क्या पश्चिमी देश एटमी ताकत और पुतिन के नेतृत्व वाले रशिया को काबू में कर पाएंगे, क्योंकि रूस दिन ब दिन आक्रामक होता जा रहा है? नंबर 4, क्या झुकने और टूटने से पहले पुतिन विश्व को खात्मे की कगार पर ले जाएंगे? अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्या दुनिया वो भी देखेगी जिसकी कल्पना नहीं थी? नंबर 5, अगर मानवता पर खतरा पैदा हुआ तो क्या इसके लिए रूस से अधिक अमेरिका जिम्मेदार होगा? ये
पांचवा जो सवाल है, ये जड़ है इस पूरे मामले की कि क्या इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की बनेगी। राजन कोचर सर, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। रूस नहीं तो दुनिया नहीं, और अगर दुनिया नहीं तो क्या इसके पीछे अंकल सैम का दिमाग है? देखिए, अभी आज की सिचुएशन में रशिया के लिए लड़ो या मरो वाली स्थिति है, बिकॉज अभी रशिया पीछे नहीं हट सकता है। और दूसरा, अगर आपने देखा होगा, एक चाइना ने एक पीस प्लान भी 12 पॉइंट पीस प्लान जो है उसमें येलेंस्की की आज स्टेटमेंट आई है दैट ही इज प्रिपेयर्ड। वो प्रिपेयर्ड है चाइना से नहीं सर, लेकिन दिमित्री मेदवेदेव रूस में नंबर 2 का उनका कद है, यानी व्लादिमीर पुतिन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी की बात मानी जा सकती है तो वो दिमित्री मेदवेदेव हैं। उनका ये कहना कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, पूरी मानवता को खत्म कर देंगे, ये किस तरफ इशारा करने की कोशिश है? पहले तो वो वेस्टर्न कंट्रीज को सीधे सीधे धमकाते थे, अब पूरी दुनिया को धमका रहे हैं। देखिए, ये एक डायरेक्ट जो रिस्पॉन्स है जो आपका म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ है। आपने देखा कि म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के बाद पुतिन ने एक स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद डिमिट्री की जो स्टेटमेंट आ रही है जी। हम इस स्टेटमेंट को इस नजरिए से देखते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो एस्केलेट करेंगे इस लड़ाई को तो रशिया का ये रिस्पांस मिलेगा जो डिमिट्री ने आज बोला है कि अगर हमको फोर्स किया जाएगा तो हो सकता है न्यूक्लियर ऑप्शन तक भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर इस स्टेटमेंट में बहुत उग्रता, बहुत अग्रेशन दिखाई दे रहा है और इस पर और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर बताते हैं, पश्चिम को धमकी देते हुए मेदवेदेव ने बड़ी बात कह दी है। मेदवेदेव के बयान में परमाणु हमले की भी धमकी है, कहा ऐसा होगा कि मानवीय वजूद तक मिट जाएगा। तो इस बयान को कैसे देखा जाए, इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ और डिटेल्स बता रहे करुणा। बिल्कुल निधि, क्योंकि इस बयान को देखना समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, दिमित्री मेदवेदेव ने और क्या कहा और कैसे वो सीधे सीधे पूरे विश्व में सब कुछ खत्म हो जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इंसानी वजूद का क्या काउंटडाउन शुरू हो गया है इस बयान के बाद, ये बड़ा सवाल। आप नियो फासिस्ट यूक्रेन को हथियार लगातार दे रहे हैं, वेस्ट पर यह निशाना साधा, ऐसा करके आप सुलह के रास्ते को बंद कर रहे हैं। दिमित्री बोल रहे हैं हमारे दुश्मन आज यही काम कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे कि वो क्या कर रहे हैं। कयामत आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये क्लियर कट बयान दिमित्री मेदवेदेव का। सदियों तक जीवन को भूलना होगा, ऐसे हालात होंगे तब तक जब तक ये रेडिएशन बंद ना हो जाए। यानी सरदाना सर, अगर दिमित्री मेदवेदेव ये बोल रहे हैं वजूद खत्म होगा और रेडिएशन ना खत्म हो जाए, तो क्या सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर रूस पर संकट हुआ तो बड़ी बात नहीं होगी, पुतिन न्यूक्लियर हमला करने से भी गुरेज नहीं करेंगे? देखिए, पुतिन ने नहीं कहा, लेकिन उनके एक बहुत डिप्टी बोल रहे हैं ना, उनके डिप्टी ने बोला है और इसको वेस्ट को गंभीरता से लेना चाहिए। आज नहीं तो कल अगर ये यूक्रेन को सपोर्ट नेटो और अमेरिका नहीं करते और अगर इनको उस स्थिति में लाके छोड़ देते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता रशिया के पास। लेकिन दूसरे शख्स हैं, इससे पहले दुगिन जो कि पुतिन के गुरु हैं, वो तक ये कह चुके हैं या तो रशिया जीतेगा या तो दुनिया खत्म होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, उन्होंने अपने रिजॉल्व जिस मकसद से वो निकले वो उस रिजॉल्व को पूरा करके अपने मकसद को पूरा करके छोड़ेंगे। तो इसलिए वेस्ट को समझना जरूरी है कि अगर वो अपना अस्तित्व बचाना चाहता है, ये विश्व को बचाना चाहता है, तो पूरे नेटो को रशिया यूक्रेन को सपोर्ट देना बंद करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर बार बार एक बयान का जिक्र हो रहा है। अलेक्जेंडर दुगिन ने थोड़े दिनों पहले TV9 भारतवर्ष से क्या कहा था, जो बात आज दिमित्री मेदवेदेव दरअसल कह रहे हैं, वही कुछ समय पहले पुतिन के राइट हैंड माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन भी कह चुके हैं TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में। क्रीमिया को लेकर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। क्रीमिया की वापसी के बाद ही इलाके में शांति होगी। जेलेंस्की ने क्रीमिया में यूक्रेनी झंडा लहराने का ऐलान कर दिया है। तो क्रीमिया की वापसी के बाद ही शांति हो सकेगी, बहुत बड़ा बयान है। और यूक्रेनी झंडा लहराने की जो बात की जा रही है, देखिए यूक्रेन इस वक्त क्रीमिया पर उसका फोकस है और क्रीमिया को हासिल करना चाहता है, लेकिन क्रीमिया रूस की आत्मा है। अब अगर इसे हासिल किया तो फिर जंग और ज्यादा बड़े स्तर पर होगी, एक नेक्स्ट लेवल आक्रामकता देखने को मिलेगी। तो जल्दी से आपको बताते हैं कि आइए समझते हैं कि जेलेंस्की ने क्रीमिया को लेकर क्या कुछ कहा है। यूक्रेन तो अपना स्टैंड दिखा रहा है, लेकिन रूस भी इस मुद्दे पर अडिग है। इस मुद्दे पर आखिर रूस यूक्रेन में इतना विवाद है क्यों? क्रीमिया के मुद्दे पर आपको हम समझाते हैं बिग वॉल के जरिए। क्रीमिया के हर कोने में यूक्रेनी झंडा लहराने तक
लड़ते रहेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो जेलेंस्की के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। शांति तभी संभव है जब रूस क्रीमिया हमें लौटा दे। हर यूक्रेनी क्रीमिया के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। अब विवाद क्यों है आपको बताते हैं। 1954 में सोवियत संघ ने क्रीमिया यूक्रेन को सौंप दिया था। 1954 में सर्वोच्च सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने तोहफे के तौर पर इसे सौंपा था रूस को। 1991 में सोवियत संघ के टूटते ही क्रीमिया पर विवाद शुरू हो गया। उसके बाद विवादों के बावजूद 2014 तक क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा रहा। यूक्रेन में ईयू समर्थक सत्ता आने के बाद रूस अलर्ट हो गया कि यूरोपियन यूनियन का वर्चस्व बढ़ रहा है। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर हमला कर इसे कब्जे में ले लिया। 2014 में जनमत संग्रह कराया गया, रेफरेंडम कराया गया। क्रीमिया के 97% लोगों ने रूस के पक्ष में वोट किया। 2014 से क्रीमिया पर रूस का कब्जा है जिसे यूक्रेन अवैध मानता रहा है। अब यूक्रेन चाहता है कि जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, जब तक क्रीमिया हमारा नहीं हो जाता, हम लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। और हमारे साथ सरदाना सर मौजूद हैं। सरदाना सर, ये जो क्रीमिया को लेकर जंग है, मुझे लगता है कि अब युद्ध का जो फोकस है वो क्रीमिया ही है। इससे पहले जब कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ था यूक्रेन की तरफ से, तो रूस ने कहा था, उसके बाद रूस ने 84 मिसाइलें दाग दी थी। अब क्रीमिया को लेकर बहुत अडिग हैं, जेलेंस्की भी वर्सेस पुतिन भी। देखिए मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ जो इनका बयान है। ये इस पे हंसी आती है। जो अपना देश नहीं बचा पा रहा, वो कह रहा है मैं क्रीमिया को भी वापस ले लूंगा, मैं उधर अपना झंडा फहरा दूंगा। जब यूक्रेन पे यूक्रेनी झंडा नहीं रह रहा तो आप क्रीमिया की कहाँ से बात करते हैं। तो मुझे ये जेलेंस्की के बयान बिल्कुल ही मजाक नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए जेलेंस्की के बयान बड़े विरोधाभासी। एक तरफ वो चीन की पहल का स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं क्रीमिया हम लेके रहेंगे, और फिर कहते हैं ये युद्ध तो 100 साल भी नहीं रुकेगा। काउंटर व्यू है इसका। जी, ये क्रीमिया का एक काउंटर व्यू मैं देना चाहता हूँ। और ये काउंटर व्यू ये है कि हम फौज में जब भी अपनी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, हम बोलते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो दुश्मन को चोट कहाँ पे पहुंचाई जाए, क्योंकि हमको तो चोट मिल ही रही है। और क्रीमिया एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर उसके ऊपर मिसाइल अटैक्स आ जाते हैं, पुतिन बड़े पॉजिटिव हैं उसके क्रीमिया को लेके, बड़े और वो रशिया को बहुत चोट पहुंच सकती है। तो ये हम इसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। मकसद यही है और इस बयान का इशारा भी यही है। और देखिए रूस की सैन्य मदद पर चीन को यूएस ने फिर दी है धमकी। अमेरिकी एनएसए ने कहा ये चीन की बड़ी गलती होगी, चीन के रुख पर हमारी नजर है। जैक सुलिवान का बयान चीन को लेकर। तो आप देखिए, अगर चीन मदद करता है और जो चीन का रुख इस वक्त नजर आ रहा है, जिस तरह से वो साथ आकर खड़ा हुआ है रूस के साथ, तो एनएसए, अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवान ये साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या अब अमेरिका सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा या फिर अमेरिका एक कदम आगे बढ़ के कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है चीन के खिलाफ। आइए अब देखते हैं कि एनएसए जैक सुलिवान ने क्या कहा है और उसका मतलब क्या है। चीन की बहुत बुरी गलती होगी, अमेरिकी एनएसए बोल रहे हैं। अगर चीन मॉस्को को हथियार देता है, लीथल वेपन, तो यह उनकी एक बहुत बुरी गलती होगी। जैक सुलिवान की तरफ से बड़ा बयान, खबरें ये सामने आ रही है कि चीन रूस को ड्रोन और गोला बारूद दे सकता है और साथ ही यह बीजिंग को तय करना होगा कि वो आखिर चाहता क्या है। रूस को कोई भी सैन्य मदद देने की कीमत चीन को जरूर चुकानी होगी। अमेरिकी एनएसए की तरफ से यह बहुत बड़ी वार्निंग। चीन से रूस को सैन्य मदद मिलने की खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी है। सिविलियंस पर हमले कर रहे रूस को हथियार देने से पहले चीन को कई बार सोचना होगा। इस तरह से वार्न करते नजर आ रहे हैं राजन कोचर सर। अमेरिका धमकी तो दे रहा है, वार्निंग तो दे रहा है चीन को, लेकिन यह भी हम जानते हैं कि किस तरह से बायलैटरली चीन और अमेरिका के भी तमाम संबंध और दोनों के बीच में काफी ज्यादा आदान प्रदान होता है। किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं? सिर्फ वार्निंग होगी या कोई कार्रवाई भी अमेरिका कर सकता है? देखिए, अगर आप वांग ही की स्टेटमेंट देखें, जब वो रशिया का भी विजिट हुआ था पिछले हफ्ते, और वांग ही ने इसको बोला था कि हमारे लिए तो रेड लाइन आप लोगों ने लगा दी कि हम रशिया की मदद नहीं कर सकते। आप अपने लिए, आपकी क्या रेड लाइन है? क्योंकि आप यूक्रेन की मदद कर सकते हैं, तो हम रशिया की मदद क्यों नहीं कर सकते? और मुझे ऐसा लगता है कि चाइना रशिया की मदद करेगा। नहीं सर, मैं जो पूछ रहा था आपसे कि अमेरिका किस एक्सटेंट तक जा सकता है अगर चीन की तरफ से हथियार दे भी दिए गए तो?
देखिए, अमेरिका ये धमकी दे सकता है, उसके आगे अमेरिका का ऐसा कोई एक्सटेंड नहीं हो ठीक है, सकता और जो सर, मैं समझता हूं। ये तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा ही है कि एक दूसरे का पेशेंस टेस्ट करते रहे चीन और अमेरिका, कभी वो कभी ये। और देखिए, इटली में रूस के समर्थन में सड़क पर लोग उतरे हैं, ये खबर आ रही है सामने। मिलान समेत कई शहरों में रूस के समर्थन में प्रदर्शन, कीव को हथियार देने पर जताया विरोध, इटली को नेटो से बाहर आने की भी मांग उठी है। इटली मिलान से ये तस्वीरें। तो देखिए, ये मिलान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिस तरह से इटली में लोगों का ये रुख सामने आया है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। ऐसे वक्त में जब लगातार ये बात सामने आ रही है कि यूरोपीय देश भी इस जंग को आगे कंटिन्यू करने को लेकर एक मत नहीं है, यूरोपीय देशों में भी कहीं ना कहीं इस जंग को लेकर फूट पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में इटली में जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में बहुत अहम है। देखिए किस तरह से सैकड़ों हजारों की संख्या में इटली की जनता सड़कों पर उतर आई है और रूस को सपोर्ट किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि रूसी फोबिया छोड़िए, यूक्रेन को हथियार ना दिए जाएं, रूस से जो प्रतिबंध हैं वो हटाए जाएं, जो तमाम तरह के सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने तामील कर दिए हैं रूस पर, उसे हटाया जाए, इस युद्ध को खत्म किया जाए, ये मांग उठने लगी है। इटली में शहर शहर, रोम और मिलान समेत कई शहरों में हजारों लोग किस तरह से प्रदर्शन में शामिल हुए, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा समर्थन माना जा सकता है रूस को इटली के अंदर। प्रदर्शनकारियों ने इटली को नेटो और यूरोपियन यूनियन से निकलने तक के लिए कहा। ये दरअसल प्रोटेस्ट बता रहा है कि इस वक्त इटली के लोगों का इमोशन इस वॉर को लेकर है क्या, रूस के लिए है क्या। लोगों ने नारे लगाए, बंदूकें नीचे रखो, मजदूरी बढ़ाओ। ये देखिए नारे किस तरह से नीचे लगते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से हथियार दिया जा रहा है यूक्रेन को, ये बंद होना चाहिए, हथियारों को देना बंद किया जाए, इस युद्ध को और ज्यादा इग्नाइट ना किया जाए, युद्ध को भड़काने की कोशिश बंद होनी चाहिए। यह सीधा मैसेज इटली की आम आवाम देते हुई नजर आ रही है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आती है। रवि। बिल्कुल समीर, और देखिए इसके पहले फ्रांस में भी, पेरिस में भी हमने ऐसे ही प्रोटेस्ट देखे थे। तो इटली में शहर शहर रूस के समर्थन में प्रदर्शन होना बहुत बड़ी बात है। आइए इसके बाद उठ रहे कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। वॉर के खिलाफ यूरोपीय आवाम, ये सवाल उठ रहा है, क्या यूरोप में रूस के मुद्दे पर मतभेद को रोकना अब आसान नहीं होगा? क्या रूस के खिलाफ जंग में यूरोपीय देशों के हित टकराने लगे हैं? रूस पर प्रतिबंधों को लेकर पोलैंड, इटली में टकराव और इन प्रदर्शनों का कोई संबंध है क्या? ईयू के देशों में वॉर को लेकर बढ़ रही नाराजगी पर अमेरिका काबू पा सकेगा क्या? क्या यूरोपीय देश अवाम की भावनाओं को देखते हुए बैकफुट पर आने लगे हैं? ये सारे सवाल, और इस सवालों के जड़ में एक अहम बात यह है सरदाना सर कि रूस का क्या वो प्रेशर काम कर रहा है जिसमें वो यूरोप के देशों पर हर तरीके का दबाव बन रहा है, आम लोग झेल रहे हैं, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो, चाहे वो महंगाई हो, और उस सब का भी असर दिख रहा है कि लोग नहीं चाहते कि युद्ध हो, हमें झेलना पड़े। बिल्कुल, देखिए चाहे ना चाहे एक वो लोग यूरोपियन नेशंस के कॉमन नागरिक हैं, वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं इस युद्ध में क्योंकि उनकी कंट्रीज सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली। तो जो सैंक्शंस उन्होंने रशिया पे लगाए थे वो उनके ऊपर बैकफायर कर रहे हैं और दबाव रशिया तो उतना का उतना ही मजबूत है, चाहे और मजबूत होता जा रहा है, लेकिन ये जो बाकी यूरोपियन देश हैं उनके कॉमन नागरिक पे असर पड़ रहा है। इसलिए ये एंटी वॉर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोगों का आज नहीं तो कल, देखिए ये जो डिफेंस कंपनीज का जो सेल हो रही थी हथियारों की, लेकिन जो आम नागरिक है वो सफर कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि उनके देश इस प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व रहे। सीधी सी बात है, यूरोप टूट रहा है और ये जो इटली में इस तरह से विरोध की आग धधक रही है, ये बता रही है कि बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, रूस का समर्थन हो रहा है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि पुतिन अपने भाषण में, अपने संबोधन में कह भी चुके हैं कि यूरोप की मंशा है हमें तोड़ने की। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, लंदन और बर्लिन में वॉर के खिलाफ मुखर हुए लोग, लंदन की सड़कों पर वॉर के खिलाफ लोग उतरे हैं। बड़ी संख्या में नागरिकों ने युद्ध रोकने की मांग की है। पश्चिमी मीडिया में वॉर के विरोध की खबरें न दिखाने पर सवाल हो रहा है। ज़ैपोरिज़िया में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग शुरू हो गई। रूसी गोला बारूद गोदाम में जोरदार धमाका हुआ है। ड्रोन से टारगेट पर वेयर हाउस को यहां निशाना बनाया गया है। हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है।
यूक्रेन पहुंचे हैं सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद। ये बड़ी खबर आ रही है, सऊदी ने $400 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की और सऊदी के विदेश मंत्री की ईरानी ड्रोन पर भी बात हुई है। सहयोग के लिए ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब को शुक्रिया कहा है, तो सऊदी अरब का भी साथ खड़ा होना यह अपने आप में बड़ी मैसेजिंग पुतिन के लिए। जल्दी से बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि ये जो सहयोग मिल रहा है सऊदी अरब से, इसका जो शुक्रिया अदा किया, बिग पॉइंट्स क्या हैं, क्यों ईरान ड्रोन की टेंशन लगातार सता रही है और सऊदी यूक्रेन का ये स्पेशल मिशन है। 30 साल में पहली बार सऊदी विदेश मंत्री का ये यूक्रेन का दौरा है, तो इसलिए आप मायने समझ सकते हैं। सऊदी और यूक्रेन के बीच $400 मिलियन की डील हुई है, समझौता हुआ है। यूक्रेन को $100 मिलियन की मानवीय मदद भी भेजेगा सऊदी अरब। $300 मिलियन के तेल उत्पाद भी देगा सऊदी अरब, ये भी बहुत बड़ी मदद है। यूक्रेन के युद्ध में ईरानी ड्रोन्स की भूमिका से सऊदी चिंतित है और इसीलिए मदद का हाथ आगे बढ़ाए। यूक्रेन के युद्ध में ये चिंता है और सऊदी और यूक्रेन दोनों के लिए ईरानी ड्रोन चुनौती बने हुए हैं। तो ईरानी ड्रोन को लेकर जो चिंता है उस पर यह फैसला लिया गया। ईरानी ड्रोन से सऊदी के ऑयल डिपो पर हमला हुआ था और यमन में हूती विद्रोहियों ने ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। राजन कोशर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो ईरान है वो तो सपोर्ट कर रहा है रूस को, लेकिन उससे खलबली बाकी मुल्कों में बनी हुई है। इसीलिए सऊदी अरब के बीच भी ये टेंशन है कि क्योंकि ईरान ड्रोन्स दे रहा है और नई लड़ाई अब पोर्टेबल और जंग के रूप में तब्दील हो रही है, इसीलिए हमारा हाथ यूक्रेन के साथ है। देखिए, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में पुरानी दुश्मनी है और अरामको का जो ऑयल फील्ड था उसको भी नष्ट किया था ईरानी ड्रोन्स ने। तो ये जो रीअलाइनमेंट हो रही है वर्ल्ड की, अभी हम इसको देख रहे हैं, ये जितनी कंट्रीज़ हैं इनमें एक रीअलाइनमेंट शुरू हो चुकी है और ये यूक्रेन की लड़ाई के बाद हुई। आपने वैसे भी आज की तारीख में सऊदी अरब अमेरिका के हर कदम के साथ ही रहता है। हाँ बिल्कुल, और आपने देखा कि चाइना भी रशिया के पास आ रहा है और ईरान भी रशिया के पास आ रहे हैं, तो एक रीअलाइनमेंट हो रही है और इसीलिए सऊदी अरेबिया भी अपने आप को यूएस खेमेबाजी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है और वो अपना सपोर्ट दिखा रही और उसको यूएस को भी एक सिग्नल दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। ठीक है सर।